नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरडी साइंस में स्वागत है। दोस्तों, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम एक नया टॉपिक कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक बीआरडी साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपको यदि बायोलॉजी से रिलेटेड अन्य टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने हैं, तो बीआरडी साइंस पर विजिट करें और वहां से चैनल पर सारे टॉपिक वाइज बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न पिछली एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, प्रश्नों का स्तर कैसा था। सारी बातें आप एक छोटे से कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्नों को ध्यान से समझना, देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट वाइट या स्लाइडेन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना दोस्तों। और सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी, मृत कोशिका थी, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ओके, और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसकी? केंद्रक की। ध्यान रखना दोस्तों, तीन चीजें। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, है ना दोस्तों। इस एक प्रश्न से आपको 4 प्रश्न तैयार करवा दूंगा और सारे प्रश्न 75 के अलावा 100+ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और श्वान ने, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, और सबसे पहले खोजी गई मृत कोशिका थी, उसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जीवाणु, वायरस, लाइकेन या कवक। तो दोस्तों, सीधा सिंपल इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ओके, वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्लाइडेन और श्वान ने। यह भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कोशिका सिद्धांत से संबंधित, तो आप ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, स्लाइडेन और श्वान या रुडोल्फ विर्चो। तो दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, ध्यान रखना दोस्तों। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, सबसे पहले जीवित सेल। और स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, ये ध्यान रखना दोस्तों। और रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला नाम की एक संकल्पना प्रतिपादित की। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 4 प्रश्न तैयार हो गए दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? हमें गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, बाकी 3 सत्य हैं। तो एक कोशिकीय जीव अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ है, ये कथन सत्य है दोस्तों। कोई भी संरचना जो पूर्ण कोशिकीय संरचना के बराबर नहीं होती स्वतंत्र जीवन को नहीं दर्शाती है, ये भी कथन सत्य है। एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने केंद्र की खोज की, ये कथन गलत है दोस्तों। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखी और वर्णन किया, ये कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। स्लाइडेन ने केंद्र की खोज नहीं की थी, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी 1831 में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्लाइडेन और श्वान का कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा? पहला ऑप्शन है कोशिका का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, ये कथन सही है। इसकी व्याख्या करने में समर्थ रहा कोशिका सिद्धांत। नई कोशिका कैसे निर्मित होती है? ये गलत है दोस्तों। नई कोशिका कैसे निर्मित होती है
इसकी व्याख्या करने में कोशिका सिद्धांत असमर्थ रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसकी व्याख्या स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के माध्यम से की थी। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओमनी सेलुला ई सेलुला की संकल्पना किसने प्रतिपादित की, यानी किसने दी? स्लाइडेन और स्वान ने, रुडोल्फ विर्चो ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट हुक ने? तो दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला की संकल्पना दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, रुडोल्फ विर्चो ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी जो कि मृत कोशिका थी। ओके दोस्तों, स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत, तो चारों का आप ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसमें आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ए और बी दोनों, या बहुकोशिकीय कोशिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है, यानी कि केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य के साथ साथ अन्य कोशिकांगों में भी पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या अंतःपृथ्वी जालिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम सब कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है और दो अन्य कोशिकांग होते हैं उनमें भी पाया जाता है। दो के अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरितवलग ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनमें राइबोसोम होते हैं, तो इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितवलग को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में गलत कथन बताइए। प्रोकैरियोट्स के संदर्भ में हमें गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है हिस्टोन के साथ सम्मिश्रित डीएनए होता है। नहीं, गलत कथन है दोस्तों, ये यूकैरियोट्स का लक्षण है। पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। प्रोकैरियोट्स में पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। मेसोसोम उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मेसोसोम क्या होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया जैसी एक संरचना मेसोसोम पाई जाती है जो कि क्रेब्स चक्कर, श्वसन जैसी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ओके, ये भी सत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। हिस्टोन के साथ सम्मिश्रित डीएनए केवल यूकैरियोट्स में होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं? पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ये सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। ये सभी प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, देखते हैं 11 प्रश्न है। अधिकतर कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और काइटिन? दोस्तों सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पिछली भर्ती परीक्षाओं में जितने भी पूछे गए हैं प्रश्न वो एक साथ छांटकर आपके सामने इतने प्रश्नों का समूह लेकर आया हूँ। तो बने रहना वीडियो के अंत तक और सारे प्रश्नों को ध्यान से समझना, देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना। देखते हैं नेक्स्ट। कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है दोस्तों काइटिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी, काइटिन पाया जाता है कवकों की कोशिका भित्ति में। काइटिन, कवकों और कोशिका भित्ति, कैसे कवकों, कैसे कोशिका भित्ति, कैसे काइटिन, इस तरह से आप याद कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाला अनविष्ट पिंड नहीं है? साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन कणिका, पोलिसोम या फॉस्फेट कणिका? तो दोस्तों पोलिसोम के अलावा ये तीनों अनविष्ट पिंड है जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। आप ध्यान रखना, पोलिसोम के अलावा नहीं पाए जाते हैं। सॉरी, पोलिसोम नहीं पाया जाता, बाकी साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन कणिका और फॉस्फेट कणिका ये तीनों प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत कथन बताइए। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यह सही है दोस्तों, यह कथन सही है। हमें गलत कथन का चुनाव करना है। पिलाई और फिम्बरी जीवाणु कोशिका की गति में सहायक है। यह कथन गलत है दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया की कोशिकाओं में कसाबिका अनुपस्थित होती है। यह भी सही है दोस्तों। और माइकोप्लाज्मा भित्ति रहित सूक्ष्मजीव, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिलाई और फिम्बरी जीवाणु कोशिका की गति में सहायक है। इसका यह गलत कथन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके आधार पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेदन कर सकते हैं?
बड़ी रसधानी, लवक और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, लवक और तारक केंद्र, कोशिका भित्ति, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, लवक और कोशिका भित्ति। तो दोस्तों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेदन ए ऑप्शन के आधार पर, यानी कि बड़ी रसधानी, लवक और कोशिका भित्ति, ये तीनों पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा विभेदन का कारण होता है। ओके, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसकी उपस्थिति यूकेरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, तारक केंद्र और राइबोसोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केंद्रक झिल्ली। क्या होगा दोस्तों? केंद्रक झिल्ली यूकेरियोट्स में होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा झिल्ली के संदर्भ में असत्य है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात बहुत अधिक भिन्न होता है। मानो कि आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होती है। आंतरिक प्रोटीन कला के आंतरिक सतह पर ही उपस्थित होती हैं। लिपिड का अग्रशिरा जल से नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन सी के अलावा सारे कथन सत्य हैं। हमें असत्य कथन का चुनाव करना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। मानो कि आरबीसी में ये तीनों कथन सत्य हैं। बाकी इन तीनों कथनों का आप ध्यान रखना। 3 प्रश्न तैयार होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। प्लाज्मा झिल्ली का शिंगर व निकोलसन मॉडल रॉबर्टसन के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? लिपिड परत की संख्या में, लिपिड परत की व्यवस्था में, प्रोटीन की व्यवस्था में, या शिंगर व निकोलसन के मॉडल में प्रोटीन की अनुपस्थिति में? तो दोस्तों सीधा सिंपल इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन की व्यवस्था में शिंगर व निकोलसन मॉडल रॉबर्टसन के मॉडल से भिन्न है। इसमें प्रोटीन की व्यवस्था के आधार पर। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका भित्ति के संगठन के संबंध में नहीं है? सेल्यूलोज, गैलेक्टोन, पेक्टिन और प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज। तो दोस्तों सेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज ये सारे पादप कोशिका भित्ति के संगठन है, जबकि गैलेक्टोन पादप कोशिका भित्ति का संगठन नहीं है। सेल्यूलोज मुख्य हो जाता है दोस्तों, तो आप इसका राइट आंसर कर देना बी, गैलेक्टोन। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दो संलग्न कोशिकाओं के बीच में प्रभावी परिवहन मार्ग का कार्य करती है? प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोक्विनोन्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसी संरचना है जो दो संलग्न या जुड़ी हुई कोशिकाओं के बीच में परिवहन मार्ग का कार्य करती है। ये भी पूछा गया है प्रश्न, तो आप ध्यान रखना। दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ कोशिका से संबंधित यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है या पूछा जाएगा तो आप देख लेना, इन 75+ क्वेश्चनों से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता किस पदार्थ के कारण होती है? सेल्यूलोज, सुबेरिन, क्यूटिन और लिग्निन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता होती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साइक्लोसिस क्या होता है? कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य की वृत्तीय गति, जीव द्रव्य की ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर गति, न्यूक्लियोप्लाज्म की टू और फ्रो गति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों साइक्लोसिस होता है कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है ना, उसकी वृत्तीय गति होती है, उसे साइक्लोसिस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य की वृत्तीय गति को साइक्लोसिस कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी महत्वपूर्ण है क्योंकि सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है, सतही क्षेत्रफल को कम करती है, इसमें तरल भरा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली में अंतर्वलन होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। उन क्रिस्टी का प्रमुख कार्य होता है ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ओके दोस्तों 23 प्रश्न है। F1 कण या ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री कण किस में उपस्थित होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जिकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में? तो दोस्तों सीधा सिंपल इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली पर F1 कण या ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री कण पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह एनर्जी बनाने का प्रमुख कार्य या प्रमुख कोशिकांग यही होता है। बैक्टीरिया में क्रेब्स चक्र का स्थान कौन सा होता है? बैक्टीरिया में क्रेब्स चक्र की बात कर रहे हैं दोस्तों,
आपको पहले भी इस वीडियो में शुरुआत में बता चुका हूं, तो आप बताना इसका राइट आंसर क्या है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम्स या राइबोसोम। तो दोस्तों बैक्टीरिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है मीजोसोम्स में, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम्स नामक संरचना पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया में क्रेब्स चक्र का प्रमुख स्थान होती है। बढ़ना दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल क्षेत्र में, अंतः झिल्ली में या मैट्रिक्स में? तो दोस्तों सीधा सिंपल इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतः झिल्ली में। अंतः झिल्ली में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, बने रहना वीडियो के अंत तक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्वायत्त जीनोम सिस्टम किस में पाया जाता है? राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों सीधा सिंपल इसका राइट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि इनमें अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, इस कारण इन्हें स्वायत्त जीनोम सिस्टम भी इनमें होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वशासी होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए होता है? नहीं दोस्तों, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें तीनों उपस्थित होते हैं, खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऑक्सीकरण एंजाइम प्राय किस में होते हैं? लाइसोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण एंजाइम होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पके फलों का चमकीला रंग किसके कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? पके रंगों का चमकीला रंग होता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट एक लवक का प्रकार है जो कि फलों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है, या कि रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। आप ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपीन के कारण या एरिथ्रोसाइनिन के कारण? तो टमाटर का लाल रंग होता है दोस्तों लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है थाइलेकोइड्स में, स्ट्रोमा में, बाहरी झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है थाइलेकोइड्स में। कहाँ पर होता है? थाइलेकोइड्स में। इसका राइट आंसर है थाइलेकोइड। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी? तो दोस्तों केंद्रक के पास घनी जालिकावत संरचना का पहले तो आप नाम बताइए, और उसकी खोज किसने की उसका नाम बताइए। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्ट्रॉसबर्गर या कैमिलो गोल्जी? तो दोस्तों केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना होती है गोल्जिकाय, और गोल्जिकाय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। इसका राइट आंसर है कैमिलो गोल्जी ने गोल्जिकाय की संरचना के बारे में बताया था। गोल्जिकाय की संरचना केंद्र के पास पाई जाती है, घनी रंजित जालिकावत संरचना। इसका राइट आंसर डी। देखते हैं नेक्स्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, केंद्र का पोषण, पदार्थों का स्त्रावण, कोशिका को आकार प्रदान करना? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य हो जाता है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण। प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोशिका का एंडोस्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है? कोशिका द्रव्य का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का या राइबोसोम का? तो दोस्तों कोशिका का एंडोस्केलेटन सिस्टम बना होता है ईआर का, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। नहीं दोस्तों, आप ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी को इंपॉर्टेंट मानकर ध्यानपूर्वक देखना, समझना, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। देखते हैं नेक्स्ट। गोल्जिकाय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है? लाइसोसोम से, ईआर से, माइटोकॉन्ड्रिया से या राइबोसोम से? तो दोस्तों गोल्जिकाय की उत्पत्ति होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना।
ER से गोल्जी काय की उत्पत्ति होती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गोल्जी काय का कार्य नहीं है? श्रावण, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण, वसा निर्माण या कोशिका भित्ति के साथ। तो दोस्तों गोल्जी काय का निर्माण वसा निर्माण, गोल्जी काय का कार्य वसा निर्माण नहीं है, जबकि स्त्रावण है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण है, कोशिका भित्ति के साथ भी है, जबकि वसा निर्माण का कार्य गोल्जी काय का नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डिक्टियोसोम क्या होता है? राइबोसोम का वर्ग, फ्लैजिला अंगकों का स्थान, श्वसन कण या गोल्जी काय पादप कोशिकाओं में। तो दोस्तों डिक्टियोसोम होता है गोल्जी काय, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राइबोसोम के लिए सत्य कथन बताइए। ये कणिका में होते हैं और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 17S प्रकार के। एस अवसादन गुणांक को दर्शाता है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सीधा सिंपल इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों कथन राइबोसोम के संबंध में सत्य है। आपको इन तीनों कथनों को ध्यान में रखना है राइबोसोम के संबंध में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट में जरूर बताना। एस अवसादन गुणांक यानी कि एस यहाँ पर किसको इंगित करता है, आप कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सघन कणिका में संरचना राइबोसोम की खोज किसने की थी? एस अवसादन गुणांक को दर्शाता है, लेकिन अवसादन गुणांक यानी कि घनत्व, संख्या, भार, आकार किसके बारे में बता रहा है, यह आपको बताना है, कमेंट में बताना जरूर दोस्तों। इस सघन कणिका में संरचना राइबोसोम की खोज किसने की? कोलिकर, जॉर्ज पेलेड, बोवेरी या स्ट्रोसबर्गर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलेड ने। किसने की थी? जॉर्ज पेलेड ने सघन कणिका में संरचना राइबोसोम की खोज की थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। न्यूक्लियोलस शब्द किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्ट ब्राउन, एच हुक्स, बोमेन या हेंस्टिंग। तो दोस्तों न्यूक्लियोलस शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियोलस शब्द प्रस्तुत किया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोल्चिकाय, लाइसोसोम और रसदानी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी, उपरोक्त सभी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाय, लाइसोसोम और रसदानी एंडोप्लाज्मिक यानी कि अंतःझिल्लिका तंत्र के भाग है। तो ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका किसके संश्लेषण का मुख्य निर्माण स्थल है? कार्बोहाइड्रेट, वसा और स्टीरॉयड, प्रोटीन, राइबोसोम। तो दोस्तों चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका किसके संश्लेषण का मुख्य स्थल है? वसा और स्टीरॉयड का। किसका? वसा और स्टीरॉयड का। वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट, ये नीट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है? लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, रसधानी या लवक। तो दोस्तों इसका सीधा सिंपल राइट आंसर क्या होगा? गोल्जी उपकरण। गोल्जी काय, गोल्जी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल है। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वलयन या ऑटोलाइसिस के से किसका संबंध होता है? राइबोसोम का, गोल्जी काय का, लाइसोसोम का या ऑक्सीसोम का। तो दोस्तों स्वलयन से संबंध होता है राइबोसोम का। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करना। लाइसोसोम का संबंध होता है स्वलयन से यानी ऑटोलाइसिस से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा कोशिकांग है जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है? डिक्टियोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है जिसमें बहुत अधिक बहुरूपता पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राइबोसोम का अवसादन गुणांक व्यक्त करता है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, कमेंट में क्या बताया देखना, मिलाना अपना प्रश्न। राइबोसोम का अवसादन गुणांक व्यक्त करता है घनत्व को, संख्या को, संरचना को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइबोसोम का अवसादन गुणांक व्यक्त करता है घनत्व को। ओके, इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
जल में रखी एक कोशिका का प्रासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सूत्रकणिका, रसधानी, लवक या राइबोसोम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? रसधानी। रसधानी प्रासरणीय फैलाव का मुख्यतया नियंत्रण करती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोप्लास्ट में या राइबोसोम में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें पेप्टाइड संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट कराना दोस्तों, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर माला के मनके जैसे दिखाई देती हैं? जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम या क्षार युग्म? तो दोस्तों सीधा सिंपल इसका राइट आंसर आपको पता है, न्यूक्लियोसोम माला के मनके के समान दिखाई देने वाली संरचना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक है क्या कहलाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा लेमा, कोशिका कंकाल या थाइलकोइड? तो दोस्तों तंतुआकार जालिकावत रचना कोशिका कंकाल कहलाती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोशिका कंकाल। नीट में पूछा गया सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, हेमीसेल्यूलोज, म्यूमेरिक अम्ल या कैल्शियम पेक्टेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम पेक्टेट। ये भी नीट में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों के निम्नीकरण केवल इसमें ही होते हैं? सॉरी दोस्तों, अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों का निम्नीकरण केवल इसमें ही होता है। पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसिसोम्स या प्रोप्लास्टिड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोसिसोम्स। ग्लाइकोसिसोम्स में अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों का निम्नीकरण होता है। इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, पूछा गया एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ किस आयन के द्वारा जुड़ी रहती हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कॉपर? तो दोस्तों मैग्नीशियम एक ऐसा आयन है जिसके द्वारा राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ जुड़ी रहती है, मैग्नीशियम के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। Mg+2 के द्वारा राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ जुड़ी रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? परमाणु स्तर से, उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर से, कोशिकीय स्तर से या जीव स्तरीय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर से जैविक संगठना का प्रारंभ होता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक होता है? कोशिका द्रव्य विदलन के लिए, गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर गति के लिए, विनिमय के लिए या अनुलेखन के लिए? तो दोस्तों गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर गति के लिए सेंट्रोमियर आवश्यक होता है। ये इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, सेंट्रोमियर की आवश्यकता किस लिए होती है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रिका, गोल्जिका या माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोशिका केंद्रिका। इसका राइट आंसर है, क्योंकि केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती है? कशाभिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तर्कुतंतु में या सेंट्रियोल में? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इन सभी में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती है, कशाभिका में पाई जाती है, तर्कुतंतु में पाई जाती है, सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में गलत कथन का चुनाव करें। SER में राइबोसोम नहीं होते हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों, SER में राइबोसोम नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट में केवल RER उपस्थित होते हैं? नहीं दोस्तों, केवल RER ही नहीं उपस्थित होते हैं। SER लिपिड संश्लेषण का स्थल है, बिल्कुल सही है दोस्तों। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि यह वसा का संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। RER में राइबोसोम ER से चिपके रहते हैं, ये भी कथन सत्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा B। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं, इन तीनों का आप ध्यान रखना, इसको गलत मानकर चलना है,
क्योंकि ये गलत है। जबकि SCR में राइबोसोम, ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न खतन वाले पूछे जा सकते हैं, तो इनमें पूछा जा सकता है, बन सकता है ये प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? डेनियल व डेवसन ने, सिंगर और निकोलसन ने, गार्नर और एलार्ड ने, वाटसन और क्रिक ने। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल, तरल सॉरी दोस्तों तरल मोज़ेक मॉडल। तो दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि DNA की संरचना के बारे में किसने बताया? DNA की संरचना के बारे में बताया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने DNA की संरचना के बारे में बताया। इन दो प्रश्नों को आप ध्यान रखना। सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया, वाटसन और क्रिक ने DNA की संरचना के बारे में बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया के बादल किस में पाए जाते हैं? अंडाणु में, शुक्राणु में, अमीबा में या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया के बादल पाए जाते हैं। दोस्तों शुक्राणु की संरचना लगभग ऐसी होती है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और यहाँ पर लाइसोसोम यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जोना पेलिसोडा को घोलने में सहायक होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? शुक्राणु के मध्य भाग यानी कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया के बादल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस में DNA नहीं होता है? केंद्रक विहीन अंडाणु में, परिपक्व स्तनीय RBC में, A और B दोनों, या शुक्राणु? तो दोस्तों परिपक्व स्तनीय RBC में केंद्रक होता ही नहीं है, तो उसमें DNA कैसे होगा? और केंद्रक विहीन अंडाणु में, यदि केंद्र की नहीं है अंडाणु में, तो DNA कैसे हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा C, यानी कि A और B दोनों में DNA नहीं होता है। ये RPSC में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कोशिकांग में DNA नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें होता है दोस्तों, इसमें होता है। न्यूक्लियस में भी होता है, गोल्जी काय में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग कौन से होते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनमें खुद का DNA होता है। इसका राइट आंसर है गोल्जी काय में DNA नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम की आंतरिक pH कितनी होती है? लाइसोसोम की आंतरिक pH कितनी होती है दोस्तों? 10 से 12, 8 से 10, 5 से 7 या 4 से 5? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4 से 5। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होते हैं एंजाइम, DNA और RNA, राइबोसोम, ये सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम, DNA, RNA। एंजाइम जैसे कि मतलब ऑक्सीकरण में काम आने वाले एंजाइम, DNA और RNA, राइबोसोम, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वे कोशिकांग जिनमें DNA होता है, केंद्रिका में, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में उपरोक्त सभी में DNA होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से स्टोन अणु DNA के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम कोर का निर्माण करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों H2A, H2B, H3 और H4। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RPSC में पूछा गया सवाल है, तो आप ध्यान रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एककोषीय सूक्ष्मदर्शीय जीव सर्वप्रथम किसने देखे? रॉबर्ट हुक ने, प्रिस्टले, पास्चर या ल्यूवेनहॉक ने? दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एककोषीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवों को देखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इनमें भक्षाणुक्रिया होती है, उपचयी एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं या ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RER में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? संकेत पेप्टाइड का विदलन, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन, प्रोटीन का वलन या फास्फोलिपिड का संश्लेषण? दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फास्फोलिपिड संश्लेषण नहीं होता है, यह SCR में होता है। बाकी ये सारे सत्य हैं। इन तीनों का आप ध्यान रखना दोस्तों, खतन वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं? राइबोसोम, मध्यकाय, लयनकाय या सूक्ष्मकाय? तो दोस्तों लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा लयनकाय। ओके दोस्तों, ध्यान रखना।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा रहता है? केवल एकल कला से घिरा रहता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है लयन का, यानी कि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल एकल कला से घिरा रहता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया कई बार। लाइसोसोम केवल एकल कला से घिरा रहता है, जबकि राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो कि मतलब उसकी कला होती ही नहीं है, मतलब किसी से घिरा नहीं रहता है, न तो कोशिका झिल्ली न कोशिका भित्ति, कुछ भी नहीं होती है। कौन सा कोशिकांग झिल्ली से घिरा नहीं रहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइबोसोम। अभी बता चुका हूँ आपको, राइबोसोम किसी भी झिल्ली से घिरा नहीं रहता है। ओके, एक ऐसा कोशिकांग है, यही है, एकमात्र है, तो पूछे जाने की संभावना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसा लिपिड के संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? RER, SER, सिम्प्लास्ट या केंद्रक द्रव्य? तो दोस्तों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? प्रोक्सिसोम्स, राइबोसोम, ER या मीजोसोम? तो दोस्तों अंगक के भीतर अंगक की संरचना होती है राइबोसोम। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइबोसोम इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड या प्रोलीन? कौन सा एक कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा प्रोलीन। क्या होगा? प्रोलीन कोशिका झिल्ली का तत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट करना, बाकी सारे हैं, इन सभी को आप इंपॉर्टेंट करना, ध्यान रखना दोस्तों। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड ये कोशिका झिल्ली के तत्व है। तो कोशिका झिल्ली के तत्व है, और कोशिका झिल्ली से संबंध में या तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।